आप में से काफी लोगों ने इस टर्म के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में जरूर सुना होगा और काफियों ने नहीं सुना होगा। इट्स टोटली फाइन। पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट्स। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ताकि आप सब लोग अच्छे से समझ जाएं तो मैंने यहाँ पे एक डेमो आईपी आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक रैंडम आईपी एड्रेस लिख दिया है। ठीक है, इस आईपी एड्रेस को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो हम देखेंगे कि क्या काम कर रहा था आज तक हमारी कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग के अंदर। सो असल में ये है क्या, इन शॉर्ट अगर हम समझे तो सर, अगर आज यूजर ए अपने घर से कोई भी एक चीज कुरियर करना चाहता है यूजर बी के घर में, है ना, यानी यूजर ए यूजर बी को कोई चीज भेजना चाह रहा है, कोई चीज कुरियर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? अगर ये किसी कंपनी के पास भी जाए या खुद भी एक सामान को लेकर जाए तो दो चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला कि ये जो सामान है, ये जो पैकेट है या ये जो चीज है, ये किसने भेजी, और दूसरा है कहाँ भेजी या किसको भेजी। अब किसने में नाम के साथ साथ एड्रेस आना बहुत जरूरी है, तभी पता पड़ेगा कि भाई किस एड्रेस से ये चीज भेजी गई है, किस एड्रेस से पैकेट सेंड करा गया है। और जब ये पैकेट कहीं रिसीव होगा तो रिसीव तो तभी होगा सर जब इसके पास डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, यानी जहां पे ये पैकेट भेजा जा रहा है। तो एड्रेस होना तो बहुत जरूरी है। इसका मतलब सर, अगर आप किसी से भी बातचीत करना चाहते हैं, कोई चीज शेयर करना चाहते हैं, कोई चीज सेंड करना चाहते हैं, तो वहां पे हर वो डिवाइस जिससे आप बात करना चाहते हैं उसका एक एड्रेस होना जरूरी है, वरना आप उसे डिफाइन कैसे करेंगे, है ना, उसे पॉइंट कैसे करेंगे कि कहाँ पे जाना है। तो इस एड्रेस को जब हम कंप्यूटर फील्ड में देखते हैं या जब हम नेटवर्किंग फील्ड में देखते हैं, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात जब करता है तो उनको भी एड्रेस की जरूरत है, और वो एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है। इसका मतलब सर, नेटवर्किंग में जब भी हम बातचीत करेंगे, कोई भी पैकेट किसी को भी भेजेंगे, कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे, तो आईपी एड्रेस वो एड्रेस है जिसकी मदद से हमें पता पड़ जाएगा कि पैकेट किसने भेजा है और किसको भेजा है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो आईपी है नेटवर्किंग में बातचीत करने के लिए। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा सर। जैसे घर के एड्रेस होते हैं वैसे सिस्टम के एड्रेस को आईपी एड्रेस कहा जाता है। और ये एड्रेस यूज कहाँ पे होते हैं, तो सर ये एड्रेस नेटवर्किंग में बातचीत करने के लिए यूज होते हैं। अब ये दिख कैसा रहा है और ये कितना काम का, ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टोटल 4 पेयर्स, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3 एंड पेयर नंबर 4, जिसमें क्योंकि मैंने एक रैंडम आईपी लिखी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17.172.224.47। अब अगर इन चारों पेयर्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखें तो सर, हर एक पेयर की जो साइज है वो है 8 बिट्स यानी 1 बाइट। तो टोटल हमारी आईपी की साइज हो गई 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। 4 बाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, और ये आईपी एड्रेस ऐसे ही नहीं होता। सबसे खास बात अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि ये आईपी एड्रेस हमारी काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। देखो, हर एक सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है। अब अगर हम ऐसा समझे कि अगर एक यूजर, एक ब्लैक हैट हैकर, जिसका मतलब एक बुरा हैकर है, वो किसी भी दूसरे यूजर को हैक कर लेता है, उसकी वेबसाइट को हैक कर लेता है, किसी सिस्टम को खराब कर देता है, तो फिर ये पकड़ा कैसे जाता है? कैसे हमारा साइबर सेल इन क्रिमिनल्स को पकड़ता है, इन ब्लैक हैट हैकर्स या बुरे हैकर्स को पकड़ता है? तो सर, इनको पकड़ने के लिए जो चीज हमारे काम आती है वो है इनका एड्रेस, जो कि आईपी एड्रेस है। तो इसका मतलब ये आईपी एड्रेस अपने साथ कोई तो ऐसी इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है जिससे हमें पकड़ा जा सकता है, जिससे हमारी लोकेशन या जिससे हमारा एग्जैक्ट एड्रेस डिफाइन करा जा सकता है। अभी क्या क्या डिटेल लेके चल रहा है ये आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो होता स्टूडेंट्स ये है, चाहे हम आईपी की बात करें या चाहे हम किसी भी एड्रेस की बात करें, मैं आपको एक बहुत कॉमन सी चीज सिखा देता हूं जो आप लोगों के हमेशा काम आएगी, कि आपको कभी भी किसी भी तरीके का एड्रेस दिया जाए, वो एड्रेस अपने साथ कोई इंफॉर्मेशन लेके चलता है, वो ऐसे ही रैंडम नंबर्स का एड्रेस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे, हम सबके पास एक आधार कार्ड जरूर होगा, है ना। आधार कार्ड में भी नंबर्स होंगे। अगर आप देखेंगे आधार कार्ड नंबर तो कुछ ऐसा होगा 021412121012 एंड 2121। मैंने ऐसे एक रैंडम एड्रेस लिखा है, लेकिन ये भी तो एक एड्रेस है। आधार कार्ड का नंबर जो है ये भी तो अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है। ऐसे ही हमारे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो होते हैं उन पे भी एक नंबर लिखा होता है। अब क्या ये जितने भी नंबर्स हैं, चाहे हमारी बैंक अकाउंट नंबर्स हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो, आधार कार्ड नंबर हो या पैन कार्ड नंबर हो, क्या ये रैंडम नंबर्स हैं या इनके पीछे कोई मीनिंग है? सर, आई थिंक मीनिंग होना चाहिए। ऐसे रैंडम नंबर से इतनी सारी चीजों को मैनेज करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो कभी भी आपको कोई भी एड्रेस दिखे तो इस चीज को याद रखना कि सर, जब भी एक डिवाइस को एक एड्रेस अलॉट करा जाता है, इसको और अच्छे से क्लियर करता हूं आप सभी को, कि हमारे पास मान लेते हैं आधार कार्ड है, या फिर हम मान लेते हैं कोई क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हैं, ठीक है। सो ये हमारे क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने नंबर्स लिए हैं।
अब क्या ये नंबर्स ऐसे रैंडम नंबर्स है? तो नहीं सर, जब भी किसी चीज को कोई एड्रेस अलॉट करा जाता है, नंबर्स या लेटर्स या अल्फाबेट्स किसी भी फॉर्म में कोई आइडेंटिटी अलॉट करी जाती है, तो ये देखा जाता है कि वो डिवाइस, वो पर्टिकुलर चीज किस रेंज में काम आने वाली है। तो आज अगर मैं बात करूं हमारे किसी भी क्रेडिट कार्ड की, है ना, जैसे मान लेते हमने बात करी आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड की, तो अब ये जो आईसीआईसीआई का हमारा क्रेडिट कार्ड है, पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा कि इसका जो यूज है वो किस रेंज में है। तो मुझे बताओ, आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड क्या पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, या एक कंट्री में यूज होता है, या केवल एक स्टेट में यूज होता है? सर, क्रेडिट कार्ड नॉर्मली देखा जाए तो एक कंट्री के लिए ही बनाए जाते हैं, कंट्री के लिए डिफाइन करे जाते हैं, इंस्टेड ऑफ क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड हो, है ना। तो यहाँ पे अब अगर हमें पता है कि इसका यूज केवल और केवल इंडिया यानी एक कंट्री के अंदर हो रहा है, तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब बस इस एंट्री को, इस एंटिटी को जो हमें पता है कि भाई इंडिया में यूज हो रहा है, हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कैटेगराइज करना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं इंडिया को डिवाइड करना चाहूं, जो कि जिसका मतलब कि सर अगर हम इंडिया को डिवाइड, या डिवाइड सही वर्ड नहीं रहेगा, हम कहेंगे कैटेगराइज करना चाहें, इसको कुछ कुछ पार्ट्स में डिफाइन करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? तो सर कंट्री के बाद अगर डिफाइन करा जाता है तो दूसरी एंटिटी हमारे पास हमेशा क्या आती है? स्टेट आती है। इसका मतलब कि सेकेंड एंटिटी से स्टेट हो सकती है ना। और उसके बाद स्टेट को और छोटा डिफाइन कर दिया जाता है, यानी स्टेट के बाद से सिटी आता होगा। अब इन सारी चीजों का रोल क्या है? तो रोल यही है कि पहले देखा जाता है कि कोई भी आइडेंटिटी किस रेंज में यूज होगी, फिर उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है और उसी के बिहाफ पे स्पेशल आईडीज यानी यूनिक आईडीज बनाई जाती है और वो हमें दी जाती है। यानी कि सर हमारी इस पूरी रेंज में ये जो नंबर्स हमने दिए गए थे, ये जो नंबर्स हमने लिए हैं हमारे क्रेडिट कार्ड के, इसका जो पहला पेयर है, हो सकता है ये पहला पेयर ये बताए कि सर ये कौन से स्टेट के लिए बनाया गया पेयर है, कौन से स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो मान लेते हैं सर ये राजस्थान को डिफाइन कर रहा है। तो अब अगर पहला पेयर राजस्थान को डिफाइन कर रहा है तो सेकंड पेयर किस चीज को डिफाइन कर रहा होगा? राजस्थान को अगर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करें या कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? एक स्टेट के बाद हमारे पास क्या एंटिटीज आती है? सर सिटीज आती है। तो इसका मतलब सेकंड पे ये बता रहा होगा कि कौन सी सिटी के लिए बनाया गया पेयर है ना। यानी सर ये हमें बता रहा है कि सर ये जयपुर के लिए बनाया गया पेयर है। अब जब हमें स्टेट और सिटी पता पड़ चुका है तो थर्ड पेयर नॉर्मली क्या बताएगा? सर अब सिटी के अंदर जाने के बाद तो थर्ड पेयर एग्जैक्ट ब्रांच का डिटेल बता देगा, भाई कौन से ब्रांच ने एड्रेस अलॉट करा था। तो हो सकता है हमें पता पड़ जाए कि सर आईसीआईसीआई का जयपुर के अंदर जो भी एड्रेस था, है ना, जैसे मान लेते हैं हम टोंक रोड हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कि सर टोंक रोड में जो आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच है वो हमारा थर्ड पेयर डिफाइन कर रहा है, तो फोर्थ पेयर क्या डिफाइन करेगा? फोर्थ पेयर बताएगा यूजर कौन सा है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जब भी आपको नंबर्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कोई आइडेंटिटी अलॉट करी जाती है तो वो रैंडम नहीं होती, वो अपने साथ एक इन्फॉर्मेशन, एक मीनिंग लेके चल रही होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि सर हम अक्सर जब कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, आप सभी ने देखा होगा, उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जब आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपने नंबर्स डालते हैं क्रेडिट कार्ड के, तो स्टार्टिंग का पहला पेयर फिल करने के बाद ही वो आपके कार्ड का टाइप या आपके बैंक का जो नाम है वो डिफाइन कर देता है। इसका मतलब कि सर हमारा जो पेयर था वो ऐसे ही नहीं था, वो एक मीनिंग लेके चल रहा था, बिना पूरा नंबर लिखे उसने बता दिया कि कौन सी ब्रांच का आपका कौन सा कार्ड है। तो एग्जैक्टली सेम चीज हर एड्रेस के साथ होगी और आईपी एड्रेस के साथ भी वही चीज होगी। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इस हिसाब से आईपी एड्रेस अपने साथ क्या इंफॉर्मेशन लेके चल रहा होगा। सबसे पहला सवाल हमें ये पूछना है कि सर आईपी एड्रेस यूज किस रेंज में हो रही है ना, किस रेंज में आईपी एड्रेस यूज होता है। तो सर आईपी एड्रेस की मदद से तो हम पूरे वर्ल्ड में किसी से भी बात कर सकते हैं। इसका मतलब कि आईपी एड्रेस का यूज क्या हो रहा है? पूरे के पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, www वर्ल्ड वाइड वेब में हो रहा है, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में अगर मैं कुछ एंटिटीज डिफाइन करना चाहूँ, वर्ड्स को कैटेगराइज करना चाहूँ, कुछ सब कैटेगराइज पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ, तो क्या आएगा हमारे पास? वर्ल्ड के बाद क्या आता है? सर वर्ल्ड के बाद तो हमेशा कंट्रीज आती है। वर्ड्स को कुछ पार्ट्स में अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हमेशा कंट्री आती है हमारे पास। इसका मतलब सर ये जो हमारा पूरा आईपी एड्रेस है, इसका जो पहला पेयर है वो शायद यही डिफाइन करेगा कि ये कौन सी कंट्री के लिए या कौन सी कंट्री को अलॉट करा गया है, कौन सी कंट्री के लिए बनाया गया है या कौन सी कंट्री को अलॉट करा गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि सर ये इंडिया को अलॉट करा गया आईपी एड्रेस है। इस हिसाब से कंट्री के बाद अगर मैं उसको कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँ तो सेकंड कैटेगरी क्या होगी? वेरी गुड, सेकंड कैटेगरी होगी सर स्टेट। और स्टेट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँ तो सर वैसे तो हमारे पास सिटी आता है, लेकिन केवल सिटी की इंफॉर्मेशन थर्ड पे लेके नहीं चलेगा। यानी पहले पेयर ने बताया कि इंडिया की आईपी, दूसरे पेयर ने बताया स्टेट, जैसे कि राजस्थान कह सकते हैं,
कि राजस्थान को ये एड्रेस अलॉट करा गया था। थर्ड पेयर वैसे तो सिटी बताना चाहिए सर, लेकिन केवल सिटी नहीं बताएगा। जिस तरीके से हमारे क्रेडिट कार्ड का जो थर्ड पेयर था वो बैंक का नाम और उसका एड्रेस बता रहा था, वैसे ही ये हमारे पास सिटी के साथ साथ एक एड्रेस और बताएगा, एक और इंफॉर्मेशन देगा, वो है आईएसपी की। एग्जाम्पल के तौर पे कि सर ये बताएगा कि जयपुर में जो जियो का ऑफिस है उसको हमने ये आईपी एड्रेस अलॉट करा था। इसका मतलब थर्ड पेयर ने क्या बता दिया, सिटी प्लस हमारा आईएसपी का नाम। तो हमें पता पड़ गया कि सर जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो जियो है, इस आईपी का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो जियो है, और इस जियो का जो ऑफिस है वो जयपुर में है। तो अब अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम जयपुर के जियो ऑफिस के पास जाएंगे और बात आएगी कि सर फोर्थ पेयर अपने साथ क्या इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है। तो फोर्थ पेयर अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके चलता है डिवाइस की, यानी सर डिवाइस आईडी, जिस डिवाइस को यह आईपी एड्रेस अलॉट करा गया था उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी डेटा जो है वो फोर्थ पेयर अपने पास लेकर चलता है। तो अगर कोई भी यूजर का आईपी एड्रेस आपको मिलता है तो उसको ट्रैक कैसे करा जाता है कि सर जो एक लॉजिकल प्रोसेस कहता है वो ये कहता है कि आपको थर्ड पेयर तक आते आते ये पता पड़ जाएगा कि वो कौन सी आईएसपी है और उसका ऑफिस कहाँ पे है। तो हमें पता पड़ गया सर आईएसपी जियो है और उसका ऑफिस जयपुर में है। तो जयपुर के उस जियो ऑफिस में जाकर हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसे मान लो हमने देखा कि भाई 12:10 पे क्राइम हुआ है ना, 12:10 PM पे क्राइम हुआ, तो हम क्या करेंगे, आईएसपी के पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि 12:10 पे ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस किस यूजर को दे रखा था, उसने क्या क्या एक्टिविटीज करी है, उसके लॉग्स यानी उसके डेटा हमें दे दो, ताकि हम उसको ट्रैक कर सके और पता लगा पाए कि वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। ये प्रोसेस होता है और इसी की मदद से ज्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें ट्रैक करा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि आईपी अपने साथ कितनी इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है। आईपी में एक बात और खास है, वो ये है कि सर जो आईपी के पेयर्स हैं ये कितने होंगे, ये जो नंबर्स है कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे, नहीं, केवल 0 से लेकर 255 की रेंज के अंदर ही आईपी एड्रेसेस बनाए जाते हैं और यूज लिए जाते हैं, ये इनकी लिमिटेशंस है। आई होप आप सभी को आईपी के बारे में इतना तो क्लियर होगा। अब सर आईपी में हमारे पास दो टाइप्स है आईपी के, एक IPv4 और IPv6। क्यों इन आईपीएस की जरूरत है, V6 क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है, समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास हुआ ये कि IPv4 को इंट्रोड्यूस करा गया। V4 का मतलब है वर्जन 4। V4 को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि सर इसके अंदर जो एक आईपी का एड्रेस होता था टोटल 32 बिट होता था, ठीक है। इसका जो एड्रेस का फॉर्मेट है वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता था, यानी आप देख सकते हो हर एक पेयर के बाद डॉट के जरिए उसको डिफाइन करा जा रहा है। टोटल 4 पेयर्स हैं इसके अंदर हमारे पास। इसमें सर हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहता था कि 0 से 255 की रेंज के अंदर का ही आईपी एड्रेस हो सकता है। इसकी जो प्रीफिक्स नोटेशन यानी जो उसकी स्टार्टिंग हुआ करती थी लिखने की वो होती थी 192.168 और उसके बाद 00 जो होस्ट है उसको डिफाइन करा जाता था, यानी यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान देने लायक पॉइंट है वो ये है कि सर IPv4 के जरिए हमें पता है 0 से 255 के अंदर के नंबर्स ही हम यूज ले सकते हैं और हमारे पास 4 पेयर है। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस देखें है ना कि हमारे पास कितने आईपी एड्रेसेस हैं यूज करने के लिए, किसी को भी नेटवर्किंग में बातचीत करनी है तो आईपी एड्रेस तो उसके पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमें बताता है कि 2 की पावर 32 यानी 4.7 बिलियन एड्रेसेस IPv4 आपको दे सकता है। इसका मतलब 4.7 बिलियन लोग एक ही टाइम पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, इतने आईपी एड्रेसेस हमारे पास है। लेकिन अगर आप आज का डेटा देखें, मैं चाहूंगा आप सब लोग सर्च करें और ये देखें कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे एक्टिव यूजर्स कितने हैं। चलो हम एक काम करते हैं, हम साथ में सर्च करते हैं। तो हम चलेंगे अपने ब्राउजर पे और वहां पे जाके देखेंगे एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इन वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हो जो कि कह रहा है 5.3 बिलियन इंटरनेट पे यूजर्स आज के टाइम पे एक्टिव है और ये हमें जो पेयर दे रहा है वो 4.7 है। तो इसका मतलब इंटरनेट पे यूजर्स ज्यादा है और आईपी एड्रेसेस कम है। ऑल्दो इसके भी कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से ये आज तक मैनेज हो रहा था, वो क्या है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस में बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन आईपी एड्रेस के कॉम्बिनेशंस तो कम है ना यूजर्स के हिसाब से। तो इसीलिए IPv6 को इंट्रोड्यूस करा गया ताकि हर कोई इंटरनेट बहुत अच्छे से एक्सेस कर सके। IPv6 और कुछ नहीं है क्योंकि आईपी एड्रेस के पास जो पेयर्स थे वो कम पड़ रहे थे, इंटरनेट पे यूजर्स बढ़ चुके हैं, डिजिटल इंडिया हो चुका है और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट पे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। उस वजह से हमें और आईपीज की जरूरत है और आईपी हमें मिल रही है IPv6 की मदद से। तो IPv6 में क्या हुआ कि सर IPv6 की जो साइज है, जो IPv4 का अपडेटेड वर्जन है ताकि ज्यादा आईपी एड्रेसेस अलॉट करे जा सके, उसकी साइज है 128 बिट जो कि 32 बिट से बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल नोटेशंस होते हैं जिसका मतलब यहाँ पे नंबर्स प्लस 0 से लेकर
जिसका मतलब यहाँ पे नंबर 0 to 9 एंड अल्फाबेट्स ए से लेकर एफ तक के जो कॉम्बिनेशंस है वो बनाए जाते हैं, और ये पेयर जो है वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। कितने हो सकते हैं? तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 128 यानी 340 ट्रिलियन 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 एड्रेसेस हमारे पास IPv6 दे सकता है। इसका मतलब आने वाले कई सालों तक IP कम नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स नोटेशन बता रहा है। प्रीफिक्स नोटेशन का मतलब और कुछ नहीं है कि IP के स्टार्टिंग में आपको क्या पेयर्स नॉर्मली देखने को मिलते हैं, क्या फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो ये बता रहा है कि सर आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलता है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। बहुत डिटेल में अभी नहीं जाना है, धीरे धीरे जरूर जाएंगे। अभी हमें इतना क्लियर करना था कि IPv4 के जो नंबर ऑफ पेयर्स कॉम्बिनेशंस बन रहे थे वो थे हमारे 4.7 बिलियन, जबकि इंटरनेट पे एक्टिव यूजर्स 5.3 या 5.4 बिलियन के अप्रोक्स है। तो इसमें हमारे IP एड्रेस कम पड़ रही थी, इसलिए IP के एक नया वर्जन को इंट्रोड्यूस करा गया जो कि IPv6। ऑल्दो अभी IPv6 कंप्लीट यूज में नहीं आया है, स्टार्ट हो गया है, लेकिन हर कोई IPv6 को पूरा अडॉप्ट नहीं कर पाया। अभी चीजें चल रही है, इन प्रोसेस है, काफी हद तक इसका अडॉप्शन स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप आप सभी को IPv4 और IPv6 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब सवाल यह है कि हमारे पास कितने टाइप्स हैं IP एड्रेसेस के। अभी जो हमने देखा वो IPv4 IPv6 वर्जन्स थे IP के। पहले पुराना वर्जन आया, फिर नया वर्जन आया, लेकिन कोई भी वर्जन हो इनके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, इनके काम के हिसाब से, इनके यूज के हिसाब से। वो टाइप है पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक एंड डायनामिक। अब इन चारों टाइप्स का मतलब क्या है, कौन क्या काम कर रहा है, क्या इनके अंदर डिफरेंस है, ये समझने के लिए हम दो टाइप्स को उठाएंगे। जैसा हमने देखा था, सबसे पहले हम समझेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस क्या है, कैसे काम करते हैं, वो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है। हमने अभी तक टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे, आई होप सभी को याद होगा, लैन, मैन और वैन, करेक्ट। तो पहले ये देखते हैं कि कौन सा IP कौन सी रेंज में काम आता है, यानी कौन सा टाइप कहाँ पे काम आता है, यूज क्या है। कि सर जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो आपके लिए यूजफुल होता है केवल और केवल लोकल एरिया नेटवर्क में। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या कह रहा था कि सर जब 10-15 सिस्टम बात करते हैं उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो शायद ये हमें ये कहना चाह रहा है कि सर ये जो आपके 10-15 या 3-4 सिस्टम्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, जब इनको इस छोटी सी रेंज में बातचीत करनी है तब इनके पास प्राइवेट IP एड्रेस होना चाहिए। कौन सा IP एड्रेस होना चाहिए? प्राइवेट IP एड्रेस। क्यों? क्योंकि प्राइवेट IP बोल रहा है कि मेरा काम है लोकल एरिया नेटवर्क में बातचीत करने में मदद करना। तो जब छोटी सी रेंज में बातचीत हम करते हैं तब हमारे पास कौन सा IP एड्रेस होना चाहिए? सर प्राइवेट IP एड्रेस होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो पब्लिक कहाँ काम आता होगा? सर पब्लिक यूज होता है वैन में। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क में। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो ये कह रहा है पूरे वर्ल्ड में अगर आपको किसी से भी बातचीत करनी है या किसी को आपसे बातचीत करनी है तो कौन सा IP काम आएगा? सर पब्लिक IP एड्रेस काम आएगा वहां पे। कौन सा IP एड्रेस काम आएगा? पब्लिक IP एड्रेस। वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, ये तो समझ आया कि कौन सा IP कौन सी रेंज में काम आ रहा है। प्राइवेट IP लोकल एरिया नेटवर्क में काम आ रहा है और पब्लिक IP वाइड एरिया नेटवर्क में बात करने के काम आ रहा है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल नॉर्मली लेता हूँ। वो ये है कि पब्लिक IP को मैं मानता हूँ मैं रियल नेम की तरह, अपने रियल नेम की तरह, और प्राइवेट IP को मानता हूँ मैं अपने निक नेम की तरह, एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर एक यूजर है ना, इस यूजर का जो निक नेम है वो कुछ भी हम रख देते हैं। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं क्या निक नेम हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसका नाम रख देता हूँ निक, ठीक है। निक ही इसका निक नेम है। इस नाम से इस यूजर को कौन जानता है, कौन बुलाता है? कि सर इसके जो घर में 2-3 जने हैं, है ना, या 4-5 जने जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं या क्लोज फ्रेंड्स हैं, केवल ये लोग इसे इस नाम से एड्रेस कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं और इसे जानते हैं। हमारे निक नेम से हमें कौन जानता है? हमारे घर के कुछ लोग। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप अपनी कंपनी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, कहीं बाहर जाएं, अपने घर से दूर कहीं जाएं, आउट ऑफ कंट्री कहीं जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपके निक नेम से आपको कोई आइडेंटिफाई कर पाए, आपको कोई डिफाइन कर पाए, आपसे कोई कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर पाए? पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सर हमारा वो जो नाम था वो वैलिड या उसका यूज केवल और केवल उस छोटी सी रेंज में था, हमारी लोकल एरिया नेटवर्क की ही रेंज में था। जो हमारे क्लोज वन थे हम वो ही हमें उस नाम से जानते थे और वो ही हमें उस नाम से बुलाते थे, एड्रेस करते थे। यानी इस नाम के जरिए हमसे कौन बातचीत कर सकता था? केवल हमारे क्लोज वन, जो हमारी लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज में, हमारी छोटी सी रेंज में। लेकिन अगर मैं बात करूं रियल नेम की, तो मैं
वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में चला जाऊं, किसी भी कोने में चला जाऊं, मुझे एड्रेस कैसे करा जाएगा? मुझे अगर कोई बुलाएगा, मुझसे अगर कोई बातचीत करेगा तो कैसे करा जाएगा? सर मेरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जो मेरा नाम लिखा है, जो मेरा रियल नेम ऑफिशियल नेम है, उसी से मुझे एड्रेस करा जाएगा, उसी के जरिए मुझसे बातचीत करी जाएगी, कम्युनिकेशन करा जाएगा। तो ये एग्जैक्टली पब्लिक आईपी एड्रेस है। सर ये आपके रियल नेम की तरह होता है, पूरे वर्ल्ड में किसी को भी आपसे बातचीत करनी है तो यही एड्रेस काम आएगा। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो सर आपके निक नेम की तरह होता है, जिसका मतलब इसकी मदद से, इस एड्रेस की मदद से आपसे केवल आपकी रेंज में, छोटी सी रेंज में, लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज में जो लोग जुड़े हैं वो ही बात कर सकते हैं। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। और इस चीज को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक रूल हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाए इनके काम, और आगे चल के हैकिंग हमारे लिए और भी आसान हो जाए, साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए और भी आसान हो जाए। तो वो रूल बहुत ईजी है। पहला रूल कहता है कि सर एक प्राइवेट आईपी कभी भी पब्लिक आईपी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। एक प्राइवेट आईपी अपनी रेंज के बाहर बात कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो प्राइवेट आईपी की रेंज लोकल एरिया नेटवर्क है और पब्लिक आईपी की रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है। पहला रूल तो यही है कि प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती और पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, यानी दोनों आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो सर क्या करेंगे? प्राइवेट आईपी केवल और केवल बात कर सकती है प्राइवेट आईपी एड्रेस से। बट यहाँ पे सेकेंड रूल आता है जो कहता है कि रेंज जो है वो सेम होनी चाहिए। अब रेंज क्या बता रही है कि सर प्राइवेट आईपी तो लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है, इसका मतलब प्राइवेट आईपी किसी भी दूसरे प्राइवेट आईपी से बात कर सकता है, लेकिन तब जब वो उसके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर है, अदरवाइज नहीं। और सेम पब्लिक आईपी के लिए भी है। बस डिफरेंस ये है कि पब्लिक आईपी किसी भी दूसरे पब्लिक आईपी से बात कर सकती है, वो उसकी रेंज में होनी चाहिए और उसकी रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी पूरा वर्ल्ड है। इसका मतलब ये किसी से भी बात कर सकती है। दोनों रूल्स आप सभी को याद रखने अच्छे से, ताकि आगे आपके काम आ सके। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको। प्राइवेट कभी भी पब्लिक से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, पब्लिक कभी भी प्राइवेट से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, और प्राइवेट किसी से बात करेगी तो दूसरी प्राइवेट से करेगी, वो भी अपनी रेंज में लोकल एरिया नेटवर्क में। पब्लिक किसी से बात करेगी तो पब्लिक से ही करेगी, वो भी अपनी रेंज वाइड एरिया नेटवर्क में। सो ये तो था प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस। अब सर दो और टर्म्स थी, आप सभी को याद हो तो ये दो टर्म्स बाकी है, स्टैटिक और डायनामिक। ये दोनों हमें क्या कहती है, इन दोनों का काम क्या है, तो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक की। ये वर्ड आपने पहले कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है स्टैटिक मतलब क्या होगा? सर स्टैटिक का मतलब, जैसा इसका नाम डिफाइन कर रहा है, फिक्स। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल फिक्स हो, चेंज ना होती हो टाइम के साथ में। और डायनामिक का मतलब कि सर टाइम पीरियड के गैप से चेंज होती रहे, उसे डायनामिक कहते हैं हम नॉर्मली। तो अब यहाँ पे स्टैटिक और डायनामिक में फर्क क्या है, उनका यूज क्या है, ये इनको क्यों बनाया गया, इन टाइप्स को क्यों डिफाइन करा गया? आप सभी को याद होगा कि IPv4 एड्रेस जो था सर, उससे हमारे पास केवल 4.7 बिलियन एड्रेसेस ही बनाए जा सकते थे, पेयर्स ही बनाए जा सकते थे। जबकि इंटरनेट पे एक्टिव यूजर्स कितने हैं सर? मोर देन 5.3 बिलियन। अब यहाँ पे ये आईपी और इस आईपी की जो डिफरेंस है ये ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स और आईपी की हमारे पास जो रेंज है, जो लिमिटेशन है, उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है। तो ये आज तक मैनेज कैसे करा जा रहा था, मतलब अभी तक IPv4 एड्रेस जो है वो यूज कैसे आ रहा था? तो यहाँ पे इन दोनों का रोल प्ले होता है। इनका कहना बहुत नॉर्मल सी बात ये है कि सर एक सिस्टम है, इसको इंटरनेट पे बातचीत करनी थी, तो इसको हमने एक आईपी एड्रेस दिया। एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि 4.4.4.4, इसको हमने एक आईपी एड्रेस दिया, कोई भी दिया हो, पब्लिक प्राइवेट कोई भी हो, ठीक है, फिलहाल पब्लिक मान लेना। इसको एक एड्रेस अलॉट कर दिया। इस एड्रेस की मदद से सबसे बात कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कैसा हो अगर ये स्विच ऑफ हो जाए, अगर इसका कनेक्शन बंद हो जाए, अगर ये पावर ऑफ हो जाए, है ना, यानी ये अभी एक्टिव नहीं है, ये डिवाइस बंद पड़ा है, तो सवाल ये है कि क्या ये आईपी एड्रेस अभी इसके काम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि आईपी एड्रेस का काम तो सर इंटरनेट पे बातचीत करने का है। और जब वो डिवाइस ही बंद पड़ा है, वो इंटरनेट पे बात नहीं कर रहा, तो आईपी एड्रेस इसके यूज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। हो सकता है इस यूजर का जो नेट पैक है, जो नेट का बैलेंस ये कराता है, इंटरनेट का जो रिचार्ज ये कराता है, हो सकता है वो खत्म हो गया। तो क्या अभी इंटरनेट चला सकता है? नहीं चला सकता। ऐसे ही किसी भी रीजन की वजह से अगर ये यूजर इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं रहा है, तो इसको आईपी की क्या जरूरत है? ये डायनेमिक आईपी का कहना है। तो डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी कह रहे हैं कि सर इसको इस आईपी की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना ये आईपी तब तक के लिए किसी दूसरे यूजर को दे दी जाए, ताकि वो इंटरनेट पे अच्छे से बात कर सके। अब हमें पता है कि इंटरनेट पे आज के टाइम पे 5.3 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन क्या वो एक ही टाइम पे एक्टिव है?
मतलब क्या 5.3 बिलियन यूजर्स एक ही टाइम पे इंटरनेट चला रहे हैं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम हमारा टाइम शेड्यूल भी देखें तो अभी काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे रात हो रही है, लोग सो रहे हैं, इंटरनेट नहीं चला रहे, कोई कुछ काम कर रहा है, किसी का मोबाइल बंद है, अलग अलग रीजंस है। क्या सब लोग एक टाइम पे इंटरनेट पे एक्टिव हो सकते हैं? ये तो नहीं हो रहा अभी यहाँ पे। तो एग्जैक्टली वो सेम चीज यहाँ पे फॉलो करी जा रही है कि सब एक टाइम पे एक्टिव नहीं है। भले 5.3 बिलियन यूजर्स है, पर 5.3 बिलियन यूजर्स एक टाइम पे एक्टिव नहीं है। तो क्यों ना जब एक आईपी किसी के काम नहीं आ रहा तो दूसरे यूजर को दे दिया जाए। और ये सेम चीज हमारा डायनेमिक आईपी करता है। डायनेमिक आईपी कह रहा है कि आपको एक एड्रेस दिया, जब तक आपके काम आ रहा है आपके पास है, लेकिन जब आप उसको यूज नहीं ले रहे तो मैं वो किसी और को अलॉट कर दूंगा, इससे आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज तक ऐसा ही होता है। इसका मतलब कि सर हम हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में जो भी नेट चला रहे हैं, हम सबके पास कौन सा आईपी एड्रेस है? हम सबके पास है डायनामिक आईपी एड्रेस। अब ये बात हम क्या चेक कर सकते हैं, क्या ये चीज कंफर्म कर सकते हैं? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम सब अपने अपने सिस्टम से अपने ब्राउजर पे जाएंगे। एक्सपेरिमेंट आप सभी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेशन में बताना है कि क्या आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस था या डायनामिक था। एक्सपेरिमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। आप सब लोग अपने अपने मोबाइल से ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे व्हाट्स माई आईपी स्पेस V4। आपको ये लिख के एंटर प्रेस करना है। जो सबसे पहला एड्रेस आपके पास आए आप वहां पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके पास आप देख सकते हो कि आपका जो IPv4 एड्रेस है वो आपको दिखा रहा है। इस एड्रेस को हम क्या करेंगे, कॉपी करके कहीं पे नोट कर लेंगे, कहीं पे सेव कर लेंगे। ये टास्क आपको करना है। क्या करना है, वॉच माई आईपी की वेबसाइट पे जाना है। अभी आपके पास जो आईपी एड्रेस है आपको उसको देखना है और अपने किसी भी टैब में रख लेना है, या फिर इसके जो लास्ट के नंबर है जैसे 233 और 235 इसको याद रखना है। एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी लोग मोबाइल से इस ब्राउजर पे आए हैं वो अपने मोबाइल डेटा से ही ब्राउजर को एक्सेस करें, यानी सिम के नेट से ही ब्राउजर को एक्सेस करें, किसी हॉटस्पॉट या वाईफाई से ना जुड़े हुए हो। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। मोबाइल में जो मोबाइल का पर्सनल नेट होता है सिम के जरिए जो हम चलाते हैं वो एक्टिव हो। आप वेबसाइट पे जाओ, उसे रिफ्रेश करो, देखो आपका आईपी एड्रेस क्या है, उसे कहीं पे नोट कर लो। ये करने के बाद क्या करना है कि सर हम सभी के मोबाइल्स में एयरप्लेन मोड होता है, सबने देखा होगा। तो मोबाइल को जो उसका नेविगेशन बार होता है उसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट कर देंगे, जिसका मतलब है कि वो मेरे कंप्लीट नेटवर्क को बंद कर देगा। यानी अब मैं आईपी एड्रेस को यूज नहीं ले रहा हूं। और अगर ऐसा है तो ऐसे केस में आईपी एड्रेस चेंज हो जाना चाहिए अगर मेरे पास डायनेमिक आईपी एड्रेस है तो हम कुछ देर के लिए आईपी एड्रेस को बंद रखेंगे, यानी हम एयरप्लेन मोड को ऑन रखेंगे और अब हम एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देंगे, जिसका मतलब हमारा सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा सिस्टम का नेटवर्क फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना बस इतना है कि आप जिस वेबसाइट पे थे उसको रिफ्रेश करना है, उसे रीलोड करना है और देखना है कि क्या आपका आईपी एड्रेस चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है इसका मतलब आपके पास डायनामिक आईपी एड्रेस है। मैंने अभी ऐसा क्यों नहीं किया, बिकॉज मैं अभी किसी राउटर से हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ। अगर मोबाइल नेट से जुड़ा होता तो मेरा भी आईपी एड्रेस चेंज हो चुका होता। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि हम सबके पास आज तक डायनामिक आईपी एड्रेस था, आगे भी रहेगा और इससे हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, हम इजीली नेटवर्किंग में बातचीत कर पाते हैं। स्टैटिक आईपी क्या कहता है? तो सर स्टैटिक आईपी एड्रेस का कहना है, एक बार यहाँ पे फिर से डिफाइन कर देते हैं स्टैटिक को। स्टैटिक का कहना यह है कि अगर एक बार किसी सिस्टम को मैंने कोई एड्रेस अलॉट कर दिया, एग्जांपल के तौर पे 4.4.4.4, तो चाहे वो सिस्टम उस एड्रेस को यूज ले या ना ले, वो एड्रेस उसी के पास रहेगा। इसका मतलब इस यूजर को कुछ एक्स्ट्रा पे करके इस एड्रेस को खुद के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि आज के टाइम पे सर्वर्स करते हैं। आप अगर किसी भी वेबसाइट को देखो, WSCubeTech की वेबसाइट भी किसी सिस्टम पे चल रही है ना, हर वेबसाइट एक सिस्टम पे चल रही होती है। तो इन सिस्टम का जो आईपी एड्रेस होता है वो फिक्स रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो ये स्टैटिक एड्रेसेस किसको दिया जा रहा है? सर वो सिस्टम्स जिनको इसकी जरूरत है, जो एक्स्ट्रा पे करके इन सर्विसेज को परचेस करते हैं, यानी सर्वर्स को। आई होप आप सभी को प्राइवेट, पब्लिक, स्टैटिक और डायनामिक ये चारों टाइप्स के आईपी एड्रेसेस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब खास बात यह है कि पब्लिक के अंदर भी स्टैटिक और डायनामिक होता है, प्राइवेट के अंदर भी स्टैटिक और डायनामिक होता है, बस रेंज ही तो डिफरेंट है, बाकी कंसेप्ट तो सेम है। जिसको आईपी की जरूरत नहीं हो चेंज होती जाएगी या फिर उसको फिक्स आईपी दे दी जाएगी।